हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। पिछली क्लासों में आपने गणित की जो 3 संक्रियाएं होती है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, उसमें कौन सी वैदिक विधियां प्रयुक्त होती है उनके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम गणित की जो चौथी संक्रिया है भाग, उसके लिए कौन सी वैदिक विधियां प्रयुक्त होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक गणित में भाग के लिए 3 विधियां दी गई है, जिसमें से पहली है निखिलम विधि, दूसरी है सूत्र परावर्ती योजित विधि और तीसरी है ध्वजांक विधि। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग की पहली विधि है निखिलम। तो आइए निखिलम से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है 10,025 और इसमें मुझे भाग देना है 88 का। अब सबसे पहली और जरूरी बात कि आपको इन सबको लिखना कैसे है। तो निखिलम में लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप 3 कॉलम बनाओगे। ये हो गए 3 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में सबसे ऊपर भाजक लिखा जाएगा। भाजक मतलब जिसका आप भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाजक और यहाँ पे आप भाग दे रहे हैं 88 का, तो भाजक हो जाएगा 88। उसके बाद में इसके नीचे लिखा जाएगा आधार, यानी 88 का आधार क्या है, और 88 का आधार हो गया 100, और इसके नीचे लिखा जाएगा इसका विचलन। अब निखिलम में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि विचलन चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आपको प्लस में ही लिखना है। मतलब जो 88 है वो 100 से 12 छोटा है, मतलब इसका विचलन -12 होना चाहिए, बट यहाँ पे आप विचलन 12 ही लिखोगे। यहाँ पे हो गया विचलन आपका 12। ये हो गया फर्स्ट कॉलम में लिखने का तरीका। फर्स्ट कॉलम में क्या क्या लिखना है, भाजक लिखना है, उसका आधार लिखना है और उस आधार से विचलन निकालना है। अब फर्स्ट कॉलम में लिखने के बाद आप लिखोगे थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम में आधार में जितने जीरो है, थर्ड कॉलम में भाज्य में से उतने ही अंक आएंगे। मतलब यहाँ पे 2 जीरो है, भाज्य आपका ये है, ये भाज्य है, तो इसमें से पीछे वाले 2 अंक आ जाएंगे लास्ट वाले कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम, और बाकी जितने भी अंक बचते हैं वो आ जाएंगे बीच वाले कॉलम में। और इनको लिखने का तरीका है कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया लिखने का तरीका। अब करना है भाग स्टार्ट। भाग स्टार्ट करने के लिए जो बीच वाले कॉलम में आपने अंक लिखे हैं उनमें से पहला जो अंक है वो आएगा नीचे यहाँ पे, और ये जगह होती है भागफल के लिए। ये जगह होती है भागफल के लिए। तो यहाँ से पहला अंक आएगा नीचे। इस अंक से आपको जो भी आपने विचलन लिखा है उसको गुणा करना है। मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ये आ गया 12। अब इस 12 को जो अंक आप नीचे लाए हो उसके आगे वाले अंकों के नीचे लिखना है। मतलब आप 1 को नीचे ले आए, 1 को 12 से गुणा किया तो 12। अब इस 12 को इस 1 से आगे वाले जो भी अंक है उनके नीचे लिखना है। अब यहाँ पे पहला ये भागफल अंक हो गया। दूसरा भागफल अंक लाने के लिए आपको इन दोनों में जो भी संक्रिया होती है, मतलब अगर ये दोनों जुड़ते हैं तो जोड़ के नीचे लिखना है, अगर ये दोनों घटते हैं तो घटा के नीचे लिखना है। तो 0 और ये दोनों प्लस क्या है, 0 और 1 को जोड़ा तो हो गया 1। अब फिर से वही 1 को 12 से गुणा करना है, जो भी आता है वो इसके आगे वाले अंक के नीचे से लिखना है। तो 1 को मैंने फिर से 12 से गुणा किया तो ये हो गया 12। अब इस 1 से गुणा किया था तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 भागफल अंक हो गए। अब तीसरा भागफल अंक लाने के लिए यहाँ पे आप जोड़ बाकी करोगे, तो 0 + 2 + 1 ये हो गया 3। अब इस 3 से भी इस 12 को गुणा करना है, तो 3 से आपने 12 को गुणा किया तो आ गया 36, और इस 36 को लिखना है, यहाँ ये नीचे लाए थे तो इसके आगे वाला अंक ये, तो यहाँ पे आप लिखोगे 36। अब यहाँ पे अंक खत्म हो गए, आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब आपका भाग खत्म हो गया, यानी ये भागफल आ गया। अब शेषफल लाने के लिए ये वाला कॉलम होता है शेषफल का। यहाँ पे आप इन सबको जोड़ घटा के जो भी लिखोगे वो शेषफल होगा। 5 और 6 11, हासिल का 1, 2 2 4, 5 और 3 8, ये 81 हो गया शेषफल। तो अब जब आपने 10,025 में 88 का भाग दिया तो 113 भागफल आया और 81 शेषफल आया। ये है निखिलम विधि। और एक बात, निखिलम विधि में भाग जब पूरा हो जाता है, भागफल और शेषफल निकल जाता है, तो आपको ये चेक कर लेना है कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर कभी भाजक से बड़ा आ जाता है तो शेषफल में से भाजक को एक बार घटाया जाएगा, और अगर एक बार घटाते हैं तो भागफल में 1 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये है निखिलम विधि। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, आपको 311 को डिवाइड करना है 8 से।
लिखने का तरीका भाई, सबसे पहले 3 कॉलम बनेंगे, ये बन गए 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में सबसे ऊपर लिखा जाएगा भाजक, यानी हम जिसका भाग दे रहे हैं ये हो गया भाजक। इसके बाद में लिखा जाएगा इसका आधार। अब 8 भाजक है तो इसका आधार हो गया 10, और इसके बाद में लिखा जाएगा इसका विचलन, और इसका विचलन हो गया 2। विचलन चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको प्लस में ही लेना है। फर्स्ट कॉलम में लिखने के बाद थर्ड कॉलम में लिखना है, और थर्ड कॉलम में लिखने का तरीका है आधार में जितने जीरो है भाज्य में से पीछे से उतने ही अंक लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। आधार में 1 जीरो है तो यहाँ से 1 अंक आ जाएगा यहाँ पे। अब बाकी जो भी अंक बचते हैं वो सारे के सारे बीच में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1। अब ये हो गया लिखने का तरीका। अब करना है आपको भाग स्टार्ट। भाग स्टार्ट करने के लिए जो बीच वाले कॉलम में आपने अंक लिखे उसमें से पहले अंक को लाना है नीचे भागफल की जगह पे। ये है अपनी भागफल की जगह, यहाँ से हम 3 को लाए नीचे, इस 3 को, और इस 3 को नीचे लाने के बाद इसको गुणा करना है इससे। 3 को 2 से गुणा किया यानी विचलन से गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया। इस 6 को जिस अंक को आप नीचे लाए हो उसके आगे वाले अंक के नीचे लिखना है। मतलब 3 को आप नीचे ले आए हो, ये 6 आया, ये 6 इस 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला भागफल अंक। अब दूसरा भागफल अंक लाने के लिए इस 1 और 6 को अगर जोड़ता है तो जोड़ोगे, घटता है तो घटाओगे। 6 और 1 हो गया 7, और इस 7 को गुणा करना है 2 से। 7 को गुणा करना है 2 से, यानी ये हो गया 14। अब इस 14 को लिखना है इस 1 के आगे वाले अंक के नीचे, बट यहाँ पे 1 ही अंक है और 14 में आपके पास 2 अंक आ रहे हैं। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब भी यहाँ से ये अंक आप या ये संख्या लास्ट वाले कॉलम में लिखते हो तो कोई भी अंक लास्ट वाले कॉलम में जो लास्ट अंक लिखा हुआ है उससे आगे नहीं जाना चाहिए। मतलब इस 1 से आगे कोई भी अंक नहीं जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस 14 को लिखोगे ऐसे, यानी ये लास्ट वाला जो अंक है इस लास्ट वाले अंक के नीचे लिखा जाएगा और बाकी जो भी अंक बचते हैं वो इसके आगे लिखे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका भागफल। अब यहाँ से निकालोगे आप शेषफल, और इसका शेषफल आया 15, 4 और 1 5 और 1 का 1, शेषफल 5। अब जैसा कि मैंने बताया था कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी नॉर्मली या आधुनिक गणित में भाग देते हैं तो शेषफल कभी भी भागफल से बड़ा नहीं आता है। तो ऐसे में क्या करोगे आप कि शेषफल अगर भाजक से बड़ा आया है तो इस शेषफल में से भाजक को आप घटाओगे। ठीक है, अब एक बार घटा रहे हो इसका मतलब एक बार और भाग जाएगा उसमें, यानी भागफल में आप एक और ऐड करोगे। तो यहाँ पे जब 8 घटाया तो पीछे बचा 7 और 37 में 1 जोड़ा तो हो गया 38। मतलब अब अपना भागफल ये है और शेषफल ये है। ये हो गई आपकी निखिलम विधि जिसमें दोनों एग्जाम्पल अलग हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी विधि की तरफ जिसका नाम है परावर्ती योजित। वैसे परावर्ती योजित निखिलम पर ही आधारित है बट उससे थोड़ी सी अलग है। अब अलग क्या है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है कि 1358 को डिवाइड करना है आपको 113 से। लिखने का तरीका वही है, जैसे निखिलम में 3 कॉलम बनते थे वैसे इसमें भी 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में सबसे ऊपर आएगा भाजक, यानी हम किसका भाग दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा भाजक। उसके नीचे आ जाएगा इसका आधार, आधार हो गया इसका 100। उसके नीचे आ जाएगा इसका विचलन और विचलन हो गया इसका 13। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सूत्र परावर्त्य में अगर विचलन प्लस में आता है तो आप प्लस में लिखोगे और अगर माइनस में आता है तो माइनस में लिखोगे। निखिलम में ऐसा नहीं करता है। निखिलम में अगर प्लस में आता है तो भी प्लस में लिखते हैं, माइनस में आता है तो भी प्लस में ही लिखते हैं। इसमें आपको अगर प्लस में आता है तो प्लस और माइनस में आता है तो माइनस। अब इसके बाद में यहाँ पे एक और कॉलम जोड़ना है और वो है कि विचलन निकालने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे संशोधित गुणांक, जिसे हम परावर्तित गुणांक, संशोधित गुणांक या परावर्तित विचलन, संशोधित विचलन कुछ भी कह सकते हैं। तो संशोधित गुणांक में आपको क्या करना है कि जो आपने विचलन लिखा है उसका साइन चेंज करना है और संशोधित गुणांक में लिखना है। यानी ये जो 13 प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस आप वैदिक मैथ्स में ऊपर बार के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का बार। ये हो गया फर्स्ट कॉलम में लिखने का तरीका।
अब फर्स्ट कॉलम के बाद में लिखते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में आधार में जितने जीरो है, भाज्य में से उतने ही अंक लास्ट वाले कॉलम में, थर्ड वाले कॉलम में लिख दिए जाएंगे। आधार में 2 जीरो है तो इस भाज्य में से पीछे वाले 2 अंक आ जाएंगे इसमें, और बाकी बचे हुए 2 अंक बीच वाले कॉलम में लिख देंगे। ये हो गया आपका लिखने का तरीका। निखिलम जैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। अब करना है भाग स्टार्ट। भाग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बीच वाले कॉलम में जो पहला अंक है उसको लाएंगे नीचे भागफल की जगह पे, और इसको गुणा करेंगे जो संशोधित गुणांक लिखा है आपने उससे। 1 को -13 से गुणा करना है, तो -13 से गुणा किया 1 को, तो ये आया -13। ठीक है। अब दूसरा भागफल अंक निकालना है। उसके लिए इन दोनों में अगर जोड़ होती है तो जोड़, बाकी होती है तो बाकी। तो 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, घटेंगे तो पीछे बचा 2। अब इस 2 को गुणा करना है वापस 13 से, तो 2 को 13 से गुणा किया तो आया 26, और 13 माइनस का था तो ये 26 भी आएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस का 26। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं बचा है, मतलब आपका भाग खत्म हो गया, ये आ गया भागफल अंक। अब आपको निकालना है शेषफल। शेषफल निकालने के लिए यहाँ पे जो भी जोड़ बाकी होती है वो जोड़ बाकी करेंगे। 8 में से 6 गया क्योंकि माइनस का 6 है, पीछे बचा 2। 5 में से ये दोनों माइनस के हैं तो अलग से जुड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0, तो ये हो गया अपना भागफल और ये हो गया शेषफल। तो ये है सूत्र परावर्ती योजित विधि। चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं 1432 में भाग देना है आपको 88 का। सबसे पहले लिखने का तरीका, 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में सबसे ऊपर लिखा जाएगा भाजक जो है अपना 88, उसके बाद में लिखा जाएगा उसका आधार, तो 88 का आधार हो गया 100, और उसके बाद में लिखा जाएगा इसका विचलन। अब आधार 100 है और भाजक 88 है तो विचलन हो जाएगा इसका 12, और 12 माइनस में। परावर्ती आधारित कर रहे हैं तो अगर विचलन प्लस में आता है तो प्लस में, माइनस में आता है तो माइनस में। अब विचलन लिखने के बाद निकालेंगे हम संशोधित गुणांक, और संशोधित गुणांक में ध्यान रखना है जो भी विचलन आप लिखते हो उसका साइन चेंज करना है, यानी अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। तो माइनस के 12 थे वो हो गए प्लस के 12। अब ये हो गया फर्स्ट कॉलम में लिखने का तरीका। बाकी कॉलम में लिखने का तरीका वही है। लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे 32 क्योंकि आधार में 2 जीरो है, और पीछे बचा 14 आ जाएगा बीच वाले कॉलम में। ये हो गया लिखने का तरीका। अब भाग करना है स्टार्ट। भाग स्टार्ट करने के लिए बीच वाले कॉलम में जो भी लिखा उसमें से पहला अंक आ जाएगा नीचे, और उसको गुणा करोगे आप संशोधित गुणांक से। 1 को 12 से गुणा किया तो 12 आएगा, और वो लिखोगे 4 और 3 के नीचे। ठीक है। अब आगे वाला भागफल अंक निकालने के लिए इनको जोड़ोगे, 4 और 1 5, और 5 से गुणा करना है आपको 12 से, और 5 को जब 12 से गुणा किया तो आया 60, और इस 60 को लिखना है इसके आगे। ये हो गया 60। अब यहाँ पे और कोई अंक नहीं बचा है, इसका मतलब भाग हो गया आपका खत्म। ये 15 आ गया आपका भागफल, और लास्ट वाले कॉलम से निकालना है आपको शेषफल। शेषफल निकालने के लिए जोड़ोगे इनको, 2 और 0 2 हो गया, 3 और 2 5, और 6 11 हो गया। अब शेषफल निकालने के बाद चेक करोगे कि शेषफल जो है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे भाजक से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बार भाजक को घटाओगे, यानी एक बार और भाग जा सकता है इसमें, और यहाँ पे भाजक एक बार घट रहा है तो भागफल एक बढ़ जाएगा। तो भागफल हो गया अब अपना 16, और शेषफल हो गया 24। ये हो गई सूत्र परावर्ती योजित विधि। चलिए अब चलते हैं भाग की तीसरी विधि या अंतिम विधि की तरफ, जो है द्विजांक विधि। ये थोड़ी सी निखिलम और परावर्त्य से थोड़ी अलग है, और इसका मेथड भी थोड़ा लंबा है, तो ध्यान से देखना। वैसे हार्ड है नहीं, इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आराम से ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे भाग देना है 4332 में 112 का। अब करने का तरीका क्या है, इसमें भी सबसे पहले 3 कॉलम बनेंगे, तो 3 कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है, सबसे फर्स्ट कॉलम में
जिस संख्या का आप भाग दे रहे हो उसमें से जो इकाई का अंक है, इकाई मतलब जो पहला अंक है, ये इकाई का अंक माना जाएगा। बाकी जितने भी अंक बचते हैं वो दहाई के अंक माने जाएंगे। ध्यान रखना, जो पहला अंक है वही इकाई का अंक माना जाएगा और बाकी जितने भी अंक है, चाहे 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, सारे के सारे दहाई के अंक माने जाएंगे। तो जो इकाई का अंक है वो लिखा जाएगा यहाँ पे ऊपर, जिसे हम कहते हैं ध्वजांक, जिसे हम कहते हैं ध्वजांक। और बाकी जो भी अंक बचते हैं यहाँ पे आगे वो लिखे जाएंगे यहाँ पे नीचे, जिसे हम कहते हैं मुख्यांक, जिसे हम कहते हैं मुख्यांक। ठीक है। अब बचे 2 कॉलम, दूसरा और तीसरा कॉलम। फर्स्ट कॉलम में लिखने के बाद लिखोगे आप थर्ड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में अंकों की संख्या ध्वजांक की जगह पे जितने अंक हैं उतने ही होंगे। ध्वजांक की जगह पे आपका 1 अंक है तो भाज्य में से लास्ट वाले कॉलम में 1 अंक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया लास्ट वाले कॉलम में लिखने का तरीका। अब बचा बीच वाला कॉलम, इसमें आपको बाकी जितने भी अंक बचे हो वो सारे लिखने हैं और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है। 4, 5 और 3, 4, 5 और 3, ये हो गया लिखने का तरीका। पहले कॉलम में भाजक में से लास्ट वाला कॉलम, लास्ट वाला अंक ऊपर जिसे ध्वजांक कहते हैं, बाकी जो भी अंक बचते हैं वो नीचे जिन्हें मुख्यांक कहते हैं। लास्ट वाले कॉलम में ध्वजांक में जितने अंक है उतने अंक भाज्य में से लिखे जाएंगे और बाकी जितने भी अंक बचते हैं वो बीच वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। अब करना है आपको भाग स्टार्ट। भाग हमेशा आप मुख्यांक का दोगे और भाग दिया जाएगा बीच वाले अंकों में। ठीक है, मतलब आपको 11 का भाग देना है सबसे पहले बीच वाले अंक, पहले अंक में 4 में। अब हमें पता है 11 का भाग 4 में नहीं जाता क्योंकि 4 11 से छोटी संख्या है, तो हम 2 अंक साथ में लेंगे, यानी हमें 11 का भाग देना है 45 में। यहाँ पे आपको स्टेप लिखना है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहला स्टेप हो जाएगा आपको 45 में देना है 11 का भाग, और जो भी भागफल और शेषफल आता है वो निकालना है। अब 11 का भाग जब आप 45 में दोगे तो भागफल आएगा 4 और शेषफल आएगा 1। ये निकालने के बाद ये वाली जो जगह है नीचे वाली, ये होती है भागफल की जगह, और जो शेषफल होता है वो लिखा जाता है यहाँ पे, ये जो खाली जगह छोड़ रखी है यहाँ पे। तो भागफल हो गया 4, और ध्यान रखना है शेषफल जिसमें आपने भाग दिया और जो आगे वाला अंक है उन दोनों के बीच में क्रॉस में लिखा जाएगा यहाँ पे। यानी आपने अभी 45 में भाग दिया है, आगे वाला अंक 3 है, तो इन दोनों के बीच में शेषफल लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये शेषफल और ये जो आगे वाला अंक है ये दोनों मिलकर के बनाएंगे नया भाज्य, यानी नया भाज्य बन गया अपना, नया भाज्य बन गया। आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपने सीखा कि वैदिक गणित में भाग करने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती है, जिसमें पहली विधि थी निखिलम विधि, दूसरी सूत्र परावर्त्य आधारित विधि और तीसरी थी ध्वजांक विधि। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए।